हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड। डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता। और भारतीय न्याय संहिता की जो हमारी जो सीरीज है उसको हम यहाँ पे आगे बढ़ाने वाले हैं। सो गाइस, इसमें आज हम बात करेंगे रॉबरी क्या होती है, ठीक है। और इसी में हम बात करने वाले हैं एक्सटोर्शन क्या होता है। एक्सटोर्शन तो आप जानते ही होंगे, फिरौती की रकम होती है एक्सटोर्शन मनी, ठीक है। तो ये इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रॉबरी, एक्सटोर्शन। समझ में आई बातें? तो ऐसी ऐसी चीजें इसमें बात करनी है। इसी में हम बात करेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये हमारे आज के टॉपिक होंगे, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो है हम इसमें आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात रॉबरी की कर लेते हैं, ठीक है। रॉबरी क्या है? एक्चुअली इसको लूट कहा जाता है, किसी भी चीज़ को किसी की मौजूदगी में, ठीक है, भय दिखाकर या उपहति करके या चोट पहुंचाकर किसी की संपत्ति को जब्त कर लेना या किसी के एसेट को लूट लेना, वो क्या है? रॉबरी कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने बताया था कि जो हमारे कानून हैं अभी जो बना है बीएनएस, जो आईपीसी में अलग अलग जगह जो है बिखरा हुआ था, उसको हमने क्या किया है? समेकित यानी इंटीग्रेटेड करके या कंसोलिडेट करके इसको हमने बीएनएस में डाल दिया गया है। तो पहले तो हम इस चार्ट से समझेंगे कि वो कौन कौन से सेक्शन थे आपके इंडियन पिनल कोड के, यानी भारतीय दंड संहिता के कौन कौन से सेक्शन थे आपके, जिनको हमने इंटीग्रेट करके जो है बीएनएस में डाला है। तो ध्यान रहे, रॉबरी का पूरा जो चैप्टर है, एक ही आपका सेक्शन है 309। तो 309 जो धारा है उसमें हमने रॉबरी को समेकित कर दिया है, कंसोलिडेट कर दिया है, ठीक है। तो हमने इसको समेकित कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऑफेंस क्या था आईपीसी में और उसकी डेफिनेशन एंड पनिशमेंट्स क्या थी, वो अलग अलग इसमें देखते हैं। देखिए सेक्शन 390 ऑफ आईपीसी, सॉरी अंडर सेक्शन 390 आईपीसी क्या कहता था? डेफिनेशन ऑफ रॉबरी, रॉबरी की परिभाषा क्या है? हमने इसको 309, 1, 2, 3 तीनों में अलग अलग करके डिफाइन किया है कि कैसे आपकी ये मानी जाएगी। उसके बाद पनिशमेंट फॉर रॉबरी, अगर सामान्य रॉबरी अगर होती है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, वो 392 अंडर सेक्शन आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 392 में पनिशमेंट के बारे में प्रावधान था। उसको हमने उठा के क्या है, कहाँ डाला? 309 का सब क्लोज 4 यानी धारा 309 भारतीय न्याय संहिता के सब क्लोज 4 में हमने पनिशमेंट के बारे में बताया है। इसी के आगे अगर हम बढ़ते हैं, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी यानी रॉबरी करने का साहस करना या रॉबरी करने का प्रयास करना, ठीक है, वो 393 में आता था, ठीक है। इसको हमने क्या किया? 309 के सब क्लोज 5 में हमने इसको कंसोलिडेट किया है, यानी 309 जो सेक्शन है आपका, उसमें हमने पूरा जो रॉबरी का जो केस है सारा मैटर उसमें डाल दिया और उसको समेकित बना दिया है। लास्ट में आता है 394 इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 394 में जो है वॉलंटरी कॉजिंग हार्ट इन कमिट रॉबरी जो था आपका, यानी किसी भी व्यक्ति का जो है स्वेच्छा से जो है रॉबरी करना और किसी को हर्ट कर देना, वो जो क्या था हमने उसको 309 के सब क्लोज 6 में डाल दिया गया। चलिए अब इसको पूरा जो है एक एक करके देख लेते हैं कि क्या है, क्या कहता है आपका भारतीय न्याय संहिता रॉबरी के मामले में, ठीक है। तो 309 बीएनएस 1, 2, 3 की अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये तीनों जो हैं ये क्या बताते हैं? ये रॉबरी को डिफाइन करते हैं यानी परिभाषित करते हैं। क्या करते हैं? परिभाषित। चलिए अब परिभाषा देखेंगे। देखिए पहला क्लोज कहता है ऑल रॉबरीज कंसिस्ट आइदर इन थेफ्ट और इन एक्सटोर्शन। जितनी भी रॉबरी हैं या तो वो डकैती हैं, या तो वो चोरी है, थेफ्ट है, या क्या है वो आपकी जबरन वसूली है। यानी सभी रॉबरी यानी सभी जो है लूट या डकैती वो क्या है आपकी, वो सभी थेफ्ट हैं या एक्सटोर्शन है। समझ में आई बात है? तो पहली परिभाषा ऐसे स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं, थेफ्ट इज रॉबरी। रॉबरी क्या है? चोरी है। इफ इन कमिटिंग थेफ्ट और इन टेकिंग और अटेम्प्टिंग टू टेक प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय थेफ्ट द ऑफेंडर वॉलंटरीली कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और इंजरी और फियर टू एनी पर्सन। यानी ये कह रहा है कि चोरी ही डकैती है यदि चोरी करने के लिए या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने के लिए
या उसको ले जाने का प्रयास करने के लिए अपराधी किसी भी व्यक्ति को भय दिखाता है, स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को भय, मृत्यु या चोट पहुंचाने का काम करता है, दैट इज रॉबरी। वो क्या है? रॉबरी मानी जाएगी। ठीक है। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन इसकी है कि एक्सटोर्शन इज रॉबरी, यानी जबरन वसूली जिसको कहते हैं, फिरौती। फिरौती भी क्या है आपकी? वो भी रॉबरी मानी जाएगी। इफ द ऑफेंडर यानी कोई भी अपराधी व्हाइल कमिटिंग द एक्सटोर्शन, जब भी वो जो है जबरन वसूली का प्रयास करता है, फिरौती का प्रयास करता है, यूजेस द प्रेजेंस ऑफ द फ्राइटेंड पर्सन, या भी किसी भी डरे हुए व्यक्ति की उपस्थिति में, या उससे जबरन वसूल की गई वस्तु जो है यानी जो उससे फिरौती है उसको प्रेरित करता है फिरौती देने के लिए, क्या करके? भय दिखा के। माने कोई व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को पहले भय दिखाता है और कोई भी वस्तु उसे जबरन जो है उसको प्रेरित करता है उसको सौंपने के लिए कि भाई ये है, ये मुझे दो वरना मैं तुमको गोली मार दूंगा या मैं आपको हार्ट करूंगा, चाकू छुरी जो भी, जिससे भी भयभीत हो जाए वो पति किसी को अगर पहुंच जाती है तो वो क्या होता है? आपका रॉबरी माना जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ आई हैं? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। Whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years। यानी ये कह रहा है इसमें, जो कोई डकैती करेगा उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और उसे जुर्माना भी देना होगा, क्योंकि दंड उसे रोबरी का तो दिया ही जा रहा है, साथ ही रोबरी में उसने जो धन प्राप्त किया उसका जुर्माना भी उसको जो है देना होगा। ऑन द हाईवे, अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये हुआ नॉर्मल उसमें। अब मामला 10 वर्ष का कठोर कारावास कहाँ पे है? जब सामान्य रूप से आप जो है देखते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे कि बैंक लूट रहा है, तो बैंक को लूटने का क्या है? रोबरी, बैंक रोबरी कही जाएगी। ठीक है, बैंक में गए और जाने के बाद में जो है पिस्टल राइफल जो भी उनके पास है और वो दिखाया और बैंक लूट लिया है। तो ऐसी अगर अपराध किसी पे सिद्ध हो जाता है तो उसको 10 वर्ष के कठोर कारावास प्लस जुर्माना उसको दिया जाएगा। उसके बाद अगर यही मैटर जो है ऑन द हाईवे बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, यानी किसी भी हाईवे पे या राजमार्ग पे सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात, यानी सीधी सी बात है रात में, अगर ऐसा कांड होता है, अगर कोई किसी को भयभीत करता है तो इम्प्रिजनमेंट में बी एक्सटेंडेड टू 14 ईयर्स, यानी ये जो इम्प्रिजनमेंट है वो 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान रहे कि हाईवे पर की गई रॉबरी जो है वो 14 वर्ष के लिए है, और सामान्यतः कहीं भी किसी भी जो है ड्वेलिंग हाउस में या किसी वेयर हाउस में या कहीं भी ऐसी कोई डकैती होती है, या आपका जो है किसी गहने की दुकान में, तो उसके लिए 10 वर्ष है। हाईवे पर क्या है कि हाईवे पर जो है रिस्क जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, एक तो बंदा हाईवे पे है, ठीक है, उसके बाद उसको भयभीत कर दिया है तो रिस्क ज़्यादा है, ताकि जो हमारे राजमार्ग हैं वो सुरक्षित रहे। तो यहाँ भय दिखाना जो है वो ज़्यादा था, यानी अपराध का जो भय, अपराधी को जो भय दिखाना है वो ज़्यादा है, क्योंकि हाईवे पर होने वाली जो घटनाएं हैं वो कम की जा सकें, इसलिए यहाँ पे जो है वो 14 वर्ष का किया गया है। तो ये दोनों में जो है मेन डिफरेंस है। नॉर्मली अगर है ये वाला तो 10 वर्ष, ठीक है, अगर हाईवे वाला है आपका तो ध्यान रहे तो कितना होगा आपका? 14 वर्ष का तक जो है बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, बशर्ते कि वो नेचर ऑफ रॉबरी, कैटेगरी ऑफ रॉबरी कहें इसको, यानी रॉबरी की प्रकृति क्या है, उसकी क्या मतलब कितना जो है हाई रिस्क का वो अपराध है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी हिसाब से उसकी सज़ा 14 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका सब क्लोज 5 क्या कहता है? ठीक है, यानी उपधारा 5 क्या कहती है? उपधारा 5 कहती है whoever attempt to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extended to 7 years and shall also a liable fine। यानी जो कोई डकैती करने, या डकैती नहीं कहेंगे इसको, रोबरी लूट होती है, डकैती डेकोइटी होती है, ये यहाँ पे गलत है, करने का प्रयास करेगा उसे 7 साल का कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। यहाँ अभी जो है जो रोबरी है, जो लूट है, वो हुई नहीं है, समझ रहे हैं? यहाँ पे केवल प्रयास किया है, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, ठीक है, लूट करने का प्रयास करना है। तो प्रयास अगर होता है, लूट हुई नहीं है, ठीक है, तो उसे 7 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और उसके ऊपर फाइन भी
डाला जाएगा कि इतना तुम्हें फाइन दिया जाएगा। समझ में आई बातें। इसका सब क्लोज 6 क्या कहता है आपका, ये कहता है इफ एनी पर्सन इन कमिटिंग और इन अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी, वॉलेंट्री कॉजेज हैं, अगर यदि कोई व्यक्ति लूट, ये डकैती सब जगह लूट करना है, हमें गलत हो गया, लूट करने या स्वेच्छा से लूट करने का प्रयास करता है या स्वेच्छा से किसी को भी चोट पहुंचाता है, ठीक है, क्या करता है, स्वेच्छा से उसको जो है चोट पहुंचाता है, तो उसके लिए क्या होगा, ऐसा व्यक्ति और ऐसी लूट करने का प्रयास करने में संयुक्त रूप से संलिप्त कोई अन्य व्यक्ति आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, पनिश किया जाएगा और साथ ही उसको फाइन भी देना होगा। तो ये इसके अलग अलग क्लोज हैं। आई थिंक रोबरी जो है आपको समझ आ गया होगा। अब आता है एक्सटोर्शन, फिरौती, ठीक है, यानी एक्सटोर्शन एक पुराना जो है अपराध है और थोड़ा बहुत तो आज भी बचा हुआ है। वैसे एक्सटोर्शन वगैरह जो है ये अगर हम अर्ली एजेस की बात करें, आफ्टर द इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र भारत का जो प्रारंभिक समय था, तो उसमें बहुत ज़्यादा था। एक टाइम ऐसा आया कि 70 से लेकर 90 के डिकेड तक बहुत ज़्यादा एक्सटोर्शन का काम चला, लेकिन धीरे धीरे जो है ये अपराध पर लगाम लगी। अभी भी ये अपराध है लेकिन बहुत माइन्यूट सा है, क्योंकि अपराध करने के जो तरीके हैं वो मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी, वो बदल गए हैं। अब एक्सटोर्शन करने का जो है, फिरौती मांगने का समय नहीं है। अब तो OTP से पैसे निकाल लिए जाते हैं, नहीं किसी को भयभीत करना है, नहीं किसी को उपहति पहुंचानी है, ठीक है। तो अपराध की प्रकृति बदल गई है, उस पर भी हम जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका हम कंपैरिजन करते हैं एक्सटोर्शन का। अब अपराध की भले ही प्रकृति बदल गई हो, लेकिन एक्सटोर्शन तो होते हैं, एक्सटोर्शन मनी की डिमांड तो होती है। तो उसके लिए क्या है कि हम यहाँ पे IPC से कंपैरिजन करते हैं कि कैसे कंसोलिडेट इसको किया है, यानी इसको समेकित कैसे किया है। तो इसमें हम बात करते हैं इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 383। वो पहले तो डिफाइन करता था, क्या करता था, डिफाइन करता था किसको, फिरौती को। फिरौती को परिभाषित करने का काम किसका था, धारा 383 का। लेकिन ये सारे जो सेक्शन हैं आपके, ये फिरौती वाला जो पूरा चैप्टर है आपका, इसको डाल दिया गया है कहाँ पे, 308 में, यानी 308 में जो है जो सेक्शन है आपका BNS का, उसमें पहुंचा दिया गया है। अब 308 पढ़ना है, पूरा एक्सटोर्शन समझ आ जाएगा आपको। समझ में आई बातें। तो यहाँ पे देखेंगे कि परिभाषा जो है वो 383 में दी गई है। इसके सीधे जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो है सब क्लोज जो है बना दिए गए हैं। समझ में आई बातें। 384 में पनिशमेंट फॉर एक्सटोर्शन, यानी अगर एक्सटोर्शन ले लिया जाता है किसी से तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है आपका, 384 में, धारा 384 में सजा के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद जो है 385 आता है, इसमें जो है पुटिंग पर्सन इन फियर इंजरी टू कमिट एक्सटोर्शन, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति के अंदर डर या जो है इंजरी या उसको चोट पहुंचाने का प्रयास किया जाता है तो उसके लिए क्या है कि 387 है, यहाँ पे 308 का सब क्लोज 4 बना दिया गया है। इसी तरह आप देखेंगे कि जो सेक्शन 386 है वो एक्सटोर्शन बाय पुटिंग पर्सन इन फियर और डेथ, ठीक है, यानी भय और उसके जो है कारण मृत्यु हो जाती है, ये ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या था, 308 के सेक्शन 5 जो है इसमें बताया गया है। समझ में आई बातें। इसी तरह हम जाएंगे सेक्शन 388, इसमें देखेंगे, और इसमें एक्सटोर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। तो उसके लिए आजीवन कारावास के जो प्रावधान किया गया है उसके बारे में बताया गया है। इसके लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे BNS का सेक्शन 308। यहाँ तक बातें समझ आई। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन 389। ये IPC के सेक्शन है इधर, और इन्हें BNS में कैसे जो है कंसोलिडेट किया है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस टू कमिट एक्सटोर्शन, वो 380 का 7 क्लोज में इसको क्या कर दिया गया है, समेकित कर दिया गया है। तो मेनली भारतीय न्याय संहिता का ऑब्जेक्टिव जो है एक ये भी था कि हमें कैसे जो है अलग अलग पड़े जो हमारे प्रोविजंस हैं उनको समेकित कैसे किया जाए। तो बहुत कम जो है इसका जो आकार है वो कम करके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंटेंट प्रोवाइड किया गया है आपका BNS में। और BNS अगर देखा जाए तो BNS जो है IPC की अपेक्षा आसान है, इजी है, समझने में इजी है, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके ले लेते हैं। सेक्शन 308 जो कि आपका एक्सटोर्शन के लिए है, तो यहाँ पे धारा
308 के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे धारा 308 जो है आपकी, उसकी अगर हम बात करें, इसका सेक्शन 308 का सब क्लोज 1 क्या बताता है? डेफिनेशन, यानी परिभाषा के बारे में बताता है। ठीक है, किसके बारे में? परिभाषा के। तो यहाँ पे कहा गया है कि whoever intentionally put any person in fear, अगर कोई भी व्यक्ति जो है जानबूझकर, यानी उसका इंटेंशन यही है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को फियर, डर, एनी इंजरी या की चोट, ठीक है, पहुंचाने का प्रयास करता है या उसको क्षति में डालता है, और इस तरह उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा या हस्ताक्षरित या मुहरबंद, मूल्यवान हस्ताक्षरित का मतलब इसमें ये हो गया है कि कोई जबरदस्ती कोई किसी प्रॉपर्टी का सिग्नेचर या प्रॉपर्टी का कोई पेपर, ये सब उसमें आ जाता है। ठीक है, या किसी भी चीज को देने के लिए बेईमानी से प्रेरित करता है, ठीक है, जिसे मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी उसके पैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे कोई ब्लैंक चेक ले लिया है, वो भी एक्सटॉर्शन है। भाई किसी से ब्लैंक चेक ले लिया, ब्लैंक चेक नहीं लिया, हस्ताक्षरित बढ़ा हुआ चेक ले लिया है 10 लाख रुपए का, ठीक है, तो वो भी क्या माना जाएगा? एक्सटॉर्शन माना जाएगा। या क्योंकि कैश का सिस्टम तो अब रहा नहीं, तो ये चीजें डालनी थी। तो ऐसी कोई भी मूल्यवान जो है वस्तु जिसे बाद में मूल्य में परिवर्तित किया जा सकता है, गहना उठा लिया, मूल्य में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा, पेपर प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करा के जो है क्षति भय पहुंचा के उसको जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा ली है, तो वो भी मूल्य में परिवर्तित की जा सकती है। तो ऐसी कोई भी मूल्यवान वस्तु, भले ही वो कागज क्यों ना हो, लेकिन उसका मूल्य है। समझ में आई बातें? तो क्या होगा? वो एक्सटॉर्शन माना जाएगा। ठीक है, उसको फिरौती माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीजें समझ में आई है आपके? 1 सेकेंड। हाँ, तो ये हुई डेफिनेशन। अब इसके पनिशमेंट क्या है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर 308 का सब क्लोज 2 ऐसा अगर कोई करता है सामान्य रूप से, उसके लिए सजा इसमें बताई गई है। इसमें कहा गया है कि whoever commit extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extend to 7 years, यानी उसका जो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा और वो 7 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। साथ ही उसके साथ फाइन भी लगाया जा सकता है, या कारावास या फाइन दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें समझ आई यहाँ पे। इसके बाद 308 यानी धारा 308 का सब क्लोज 3 कहता है कि whoever in order to the committing of extortion put any person in fear, यानी किसी भी व्यक्ति को भय में डालता है, ठीक है, और अटेम्प्ट टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, यानी भय के साथ अगर उसको कोई चोट पहुंचाता है, शैल बी पनिश, उसको क्या है? सजा दी जाएगी विद इम्प्रिजनमेंट, यानी कारावास की टर्म जो है इसमें कितनी होगी? विच में बी एक्सटेंड टू 2 years, और फाइन और बोथ, यानी 2 वर्ष तक का जो है कारावास बढ़ाया जा सकता है या उसको सजा दी जा सकती है। ठीक है, तो ये इसमें जो है किसके लिए है? यहाँ पे एक्ट जो है, यहाँ पे अपराध जो है, ऑफेंस क्या है? एक्सटोर्शन, और एक्सटोर्शन जो है पूरा हो गया है, इसलिए सजा यहां ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे केवल अटेम्प्ट की बात है, ऐसा प्रयास करता है, हुआ नहीं है। ठीक है, किसी व्यक्ति ने फोन पे उठाया और कि भाई हम जो है फला जो है गैंग से बात कर रहे हैं, ठीक है, और हमको जो है 2 खोखा या 3 खोखा भेज दो, अगर नहीं भेजोगे तो फिर जो है देख लेना हम क्या करने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, हम आपका जो है वो फिल्मी स्टाइल में कहते हैं, वरना आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये अटेम्प्ट हुआ। अब सामने वाले ने कहा कि ठीक है भाई, हम नहीं देंगे, अभी हम जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हम तो नहीं देंगे पैसा। तो इसलिए जो है पुलिस को सूचित किया, पुलिस ने सभी को धरा। धरने के बाद में क्या की? उन्होंने अटेम्प्ट किया है, केवल ऐसा करने का प्रयास किया है, तो उनको जो सजा है वो 2 वर्ष फाइन और दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे आपको समझना है। समझ में आई बातें? चलिए, अब उसके बाद आता है 308 का 5, यानी धारा 308 का जो 5 क्लोज है वो कहता है कि whoever in order to the committing of extortion put or attempt put any person of fear death or grievous hurt, ठीक है, यानी जो कोई जबरन वसूली, जिसको हम फिरौती कहते हैं, करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या उस व्यक्ति या किसी को अन्य को गंभीर चोट पहुंचाने का भय दिखाकर, ठीक है, जबरन वसूली करता है। ग्रीवियस हर्ट, गंभीर चोट, ठीक है,
उससे जबरन वसूली करता है, ठीक है, या करने का प्रयास भी करता है, उसे किसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है। वह अवधि 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कितना? 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तो यह अवधि कब, और उसे साथ ही वह जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। यहाँ पे अगर ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, गंभीर चोट हो जाती है, एक तो खाली मैंने बताया कि फ़ोन पे बोल दिया कि फला गैंग से पैसा दे दो, तो उसमें ग्रीवियस हर्ट वाला इश्यू नहीं आया है। लेकिन एक ये हुआ कि रास्ते में जा रहे हैं, जो है कोई पैसे वाले आदमी, उनको पकड़ा और उनकी कुटाई की कि कल शाम तक पैसा भेज देना। समझ में आई बातें? तो प्रयास हुआ यहाँ पे, अटेम्प्ट, लेकिन ग्रीवियस हर्ट भी हुआ है, गंभीर चोट भी आई है, तो उसमें जो है ये बढ़ जाती है, क्या पनिशमेंट बढ़ जाता है। और पनिशमेंट एक टर्म के लिए, अवधि के लिए दिया जाता है। वो अवधि 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, वो कम भी हो सकती है, बशर्ते कि वो डिपेंड्स ऑन मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कितनी सजा का प्रावधान दे। जो भी अपने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायिक यानी जज साहब जो होते हैं आसान भाषा में। धारा 308 का 6 क्लोज कहता है, जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या उस व्यक्ति या किसी अन्य को गंभीर चोट पहुंचाने का भय दिखाकर जबरन वसूली करता है, उस अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी होता है। यहाँ पे अब अटेम्प्ट नहीं है, यहाँ पे एक्ट फाइनल हुआ है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सटोर्शन मनी के लिए, यानी जबरन वसूली जिसको कहते हैं, फिरौती के लिए, किसी भी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट के साथ जो है उसको माने कि उसको कुटाई इतनी कर दी कि उसकी डेथ हो गई, पैसा तो लिया ही लिया, तो ऐसे में क्या होगा कि ये कारावास जो है आपका या ऐसा कोई भय दिखाकर प्रयास भी किया जाता है तो ये 10 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा और साथ ही इसके साथ जुर्माना भी होगा। समझ में आई? तो मृत्यु का भय दिखाकर, मृत्यु का भय दिखाकर, ठीक है, तो ये 10 वर्ष तक का होगा। यहां तक चीजें समझ आई हैं। चलिए अब जो 7 क्लोज है उसका ये क्या कहता है? ये कहता है कि whoever commit extortion by putting any person or other person in fear of being accused of having committing or attempting to commit an offense punishable with death, यानी ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कहता है कि, माने ऐसे भी मैटर देखने को मिलते हैं कि अगर ये मेनली अगर कहा जाए कि ये जो क्लोज है ना, ये कानून के जानकारों के लिए है। भाई कानून के जानकार भी तो कभी कभी किसी को जो है थ्रेट दे देते हैं कि भैया ऐसा है, हम जो है फलाने लाल जो है वकील बोल रहे हैं और इतना पैसा हमें दे दो, वरना मैं ऐसा केस आपके ऊपर डालूंगा, आपको ऐसा भय दिखाऊंगा कि आपको जो है कम से कम 10 आजीवन कारावास होगा या 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास का दंडनीय अपराध का भय दिखाकर अगर कोई व्यक्ति काम करता है, ठीक है। इसमें कौन हो सकते हैं? इसमें या तो लीगल पर्सन हो सकते हैं, कोई भी जो जुडिशियल पर्सन हो सकते हैं आपके, या जो आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे पुलिस का कोई आदमी हो सकता है, वो कह सकता है कि ये हम यहाँ पे केस फंस गया आपका भैया, या तो इतने पैसे दे दो या इतनी अवधि की आपको सजा होगी। तो वहां पे 308 उनके ऊपर लग जाता है जो ऐसा बोल रहे हैं, और उनको जो है पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो उन्हें 10 वर्ष तक की अवधि का जो है पनिशमेंट दिया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी उसको देना होगा अगर ऐसा कहा जाता है। तो ये बात हुई कि कोई माने कि कोई ABC कोई थाने का इंचार्ज है, इसको समझेंगे साधारण भाषा में, और थाने का इंचार्ज बोलता है, सीधे बोलता है किसको? कोई विक्टिम सामने खड़ा है, उसको बोला कि इतना इतना दे दो वरना जो है आपको 10 वर्ष तक का या आजीवन कारावास का मैं आपके ऊपर केस लगा दूंगा। अब कुछ SHO जो हैं, सॉरी SHO नहीं कहेंगे, कुछ पब्लिक जो आपके पुलिस ऑफिशियल या जुडिशियल ऑफिशियल्स हैं, बड़े चालाक होते हैं, वो मीडिएटर रखते हैं बीच में, जिनको नॉर्मल गांव की भाषा में कहते हैं मुखबिर। ठीक है, गांव में आप जाएंगे तो गांव में क्या होता है कि पुलिस अपने एक बंदा रखती है गांव में, अब वो मीडिएटर की भूमिका निभाता है। अब उस मीडिएटर के लिए क्लोज क्या है? वो 308 का 8 है। ठीक है, अटेम्प्ट टू इंक्लूड एनी अदर पर्सन टू कमिट सच ऑफेंस शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे बी एक्सटेंडेड टू 10 years एंड शैल बी आल्सो लायबल टू द फाइन। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे अपराध करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है, ठीक है, तो उसे दोनों में से किसी भांति से कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी दिया जाएगा, दोनों में से किसी को भी। ठीक है,
अब दोनों में से किसी को, वो तो जज साहब तय करेंगे कि भाई ये बीच में से मीडिएटर ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है। अब वो जो मुखबिर है, या तो उस मुखबिर को दंडित किया जाएगा, या मुखबिर जो है अपना बयान दे दे कि नहीं मुझे तो साहब ने कहा था, फिर दोनों को दंडित किया जाएगा। समझ में आ रही है बातें? तो ये सेक्शन उन पे लागू होते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को कहा जाता है आपराधिक विश्वासघात। क्या कहा जाता है? आपराधिक विश्वासघात। अब आपराधिक विश्वासघात कहां हो सकता है? चलिए इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले कंपैरिजन कर लेते हैं आईपीसी के साथ में, साथ साथ हम कंपैरिजन करते हुए भी चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, हम जो इंडियन पीनल कोड है आपका, ऑफेंस, डेफिनेशन एंड पनिशमेंट, और साथ ही हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की। तो आईपीसी का जो सेक्शन 405 है उसमें बताया गया है कि डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी आपराधिक विश्वासघात की परिभाषा क्या है, वो आईपीसी के सेक्शन 405 में डेफिनेशन बताई गई थी। लेकिन अगर हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करें तो यहां पे अगर देखा जाए बीएनएस की धारा 316 में ये सारी चीजें जो है वो समेकित कर दी गई है। अब आपको केवल बीएनएस की धारा 316 पढ़ने की जरूरत है। समझ में आई बातें? इसी तरह 406 में जो है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा क्या है, उसके लिए अलग से सेक्शन 406 पढ़ना था, लेकिन आपको 316 में इस जो है 2 पार्ट्स में दे दिया गया है। इसी तरह 407 की अगर हम बात करें, इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर एटसेट्रा, ठीक है, किसी को सुपुर्दगी में कोई चीजें दे दी जाती हैं संपत्ति की, आगे हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए 407 थी। उसके बाद आपका आता है 408 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सिविल सर्वेंट, जो आपके होते हैं क्लर्क और सर्वेंट, ठीक है, यानी लिपिक और सेवक का जो मामला है वो आपका 408 में 6 में आता है, ठीक है, सॉरी 408 में आता है। इधर ये किस में आता है? 316 4 में आता है। वहीं पे 409 में जो बताया गया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, कोई लोक सेवक है, बैंकर, मर्चेंट और एजेंट का मामला अगर आता है तो वो 409 में आता था, यहां देखेंगे आप वो 316 में आ गया है, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई। चलिए अब इसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को हम एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन आपको बताता हूं क्या होती है, होता क्या है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऐसा है कि माने कि आप जो है सपोज दैट दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में आपकी प्रॉपर्टी है, आपके बच्चे जो हैं वो एनआरआई हैं, वो बाहर रहते हैं, आपका मन हुआ कि चलो बच्चों के पास जाते हैं। आपने क्या किया कि वो संपत्ति जो आपकी दिल्ली के अंदर है वो किसी को दी, और धीरे धीरे उसने क्या किया कि उसने उस संपत्ति पर अपना मालिकाना हक अदा किया और उस पर कब्जा कर लिया है। समझ में आ गई बातें? तो इसमें क्या होता है ऐसे मामलों में? अब इसमें जो है डाला गया है, इसको बोलते हैं आपराधिक विश्वासघात, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हुएवर बीइंग एंट्रस्टेड विद प्रॉपर्टी in any manner or with any dominion over property dishonesty misappropriates or dispose of the property or knowingly permit any person to do so commit criminal breach of trust। ये कह रहा है कि जो कोई किसी भी तरह से संपत्ति सौंपी जाने पर या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है, उसका निपटान करता है यानी डिस्पोजेस ऑफ द प्रॉपर्टी करता है, दैट प्रॉपर्टी करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, वह आपराधिक विश्वासघात माना जाएगा। इसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें इसकी अगली क्लोज ये कहती है कि हुएवर कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच मे बी एक्सटेंडेड टू 5 years विद फाइन और बोथ। यानी ये कह रहा है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है और इस चीज का दोषी पाया जाता है तो उसको एक अवधि की सजा मिलेगी, और वो अवधि जो है वो कितना 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, और साथ ही उसको फाइन यानी जुर्माना भी देना होगा, दोनों चीजें भी उसको देनी होंगी, ठीक है। तो ये हुआ नॉर्मली। अब इसमें पूछा आगे का जो क्लोज है ये है कि हुएवर बीइंग ए कैरियर, ठीक है, वॉर्फ कीपर, वेयर हाउस मैन कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर ये व्यक्ति अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, आपराधिक विश्वास करते हैं, यानी जो कोई भी जो है संपत्ति का वाहक, घाटपाल या गोदामपाल के रूप में संपत्ति सौंपे जाने पर ऐसी संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात करेगा, उसे 7 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास, जुर्माना या दोनों चीजें देनी होंगी। ये इन लोगों के लिए है। अभी तो और भी है आगे, ये तो इसमें आपके लोक सेवक भी आएंगे। हुएवर बीइंग ए क्लर्क और सर्वेंट, ठीक है,
ये गवर्नमेंट प्राइवेट सब है, ठीक है, दोनों के लिए है, प्राइवेट पर्सन के लिए भी है। कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर कोई भी आपका क्लर्क या सेवक होते हुए आपराधिक विश्वासघात करेगा तो उसे 7 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। समझ में आई बात है? कोई भी किसी प्राइवेट फर्म का या गवर्नमेंट फर्म का कोई क्लर्क या सेवक है, क्योंकि उसके हाथ में लेखा जोखा सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी एम्प्लॉय है या सर्वेंट है, अगर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान अलग है, उसे एक अवधि के लिए सजा दी जाएगी। वो अवधि 7 वर्ष तक की हो सकती है, उसको 7 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है लोक सेवक की, ठीक है। अगर आपका कोई भी पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, या कोई भी प्रोफेशनल लाइक बैंकर, मर्चेंट, ठीक है, फैक्टर, ब्रोकर, सोलिसिटर और एजेंट, ये सारे इस काम को करते हैं। यानी जो कोई व्यक्ति किसी तरह की संपत्ति के साथ या एक लोक सेवक की हैसियत से एक बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, वकील या एजेंट के रूप में अपने व्यवसाय के माध्यम से आपराधिक विश्वासघात करता है तो उसे आजीवन कारावास या किसी तरह के कारावास से दंडित किया जा सकता है, जो 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी आजीवन कारावास भी है या एक अवधि का कारावास जो 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना या दोनों भी उसको दिए जा सकते हैं। ये चीजें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आती हैं। यहां तक चीजें समझ आई हैं आपको? चलिए, ठीक है। सो गाइज, ये था आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आज की क्लास को जो है हम यहीं पे रोकते हैं। मेरी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं ये बताइए। क्या आप भारतीय न्याय संहिता को बिल्कुल इजी वे में समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, वो मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।